A very good morning, everyone. I'm your host for the session, Manmeet Kaur from IMI. Welcome to the keynote session on how to streamline affiliate industry in India. We would like to begin by thanking you all for being a part of the 7th edition of India Affiliate Summit, co-presented by IMEA and B Commission, powered by Optimized Media, brought to you by Zipads Media, in association with Trackia. Without further ado, it's my pleasure to introduce you to our keynote speaker, Mr. L.D. Sharma, Managing Director, Optimize. Over to you, sir. Thank you, Manmeet, for the very nice introduction. Hello, everyone. मैं सबसे पहले आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि मैं हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में अपना स्पीच दूंगा. And it is a wonderful event to see that हम जितने भी पब्लिशर्स और एफिलिएट जो हम एक फोरम में आते हैं, हमने पहले भी ये किए हुए हैं. ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है. हम सबको एफिलिएट मार्केटिंग का पता है कि ये क्या होता है. इसमें जब पब्लिशर्स और जो हम एफिलिएट्स जो हमारे होते हैं वो एडवर्टाइजर्स को, क्लाइंट्स को सेल्स देते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड, और उसमें जो कमीशन या जो पे आउट दिया जाता है परफॉर्मेंस बेस्ड, वो सारे सिस्टम को हम एफिलिएट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में जो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर में आता है उसको कहते हैं. इसमें जो मेन पार्टीज होती हैं वो एडवर्टाइजर्स होते हैं. एडवर्टाइजर्स जो जिनका सामान बिकता है, जो ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं, जिनको परफॉर्मेंस के बेस पर सेल चाहिए होती हैं. पब्लिशर्स वो होते हैं जो बहुत सारे पब्लिशर्स जो ट्रैफिक देते हैं एडवर्टाइजर्स को और उनसे सेल आती है, उनको कमीशन मिलती है. जो थर्ड पार्टी नेटवर्क्स होते हैं वो एक ट्रैकिंग पार्टनर्स होते हैं जो इन एडवर्टाइजर्स और पब्लिशर्स को इंटीग्रेट करते हैं, एक प्लेटफॉर्म पर लेके आते हैं और एक थर्ड पार्टी ट्रैकिंग के थ्रू एक उनको सब जो अकाउंटिंग, उसकी वैलिडेशन, इनवॉइसिंग, उन सबको करते हैं. जब हम इंटरनेशनल नेटवर्क्स के बारे में बात करते हैं तो बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं. कमीशन जंक्शन है, लिंक शेयर है जो अभी रॉकेटन एडवर्टाइजिंग हो गया है, एविन है जो पहले एफिलिएट विंडो होता था, उन्होंने बायट को यूके में खरीदा था. फिर जैनॉक्स एंड एफिलिएट विंडो आपस में मर्ज हुए. उसके बाद में शेयर ए सेल, कमीशन फैक्ट्री, एफिलिनेट, ये सब एविन बन गए हैं और एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना है. उसके बाद में ट्रेड डबलर, एक जो परफॉर्मेंस होराइजन ग्रुप है, उसमें हम देखते हैं कि वो एडवर्टाइजर्स को जो प्रोग्राम्स को मैनेज करते हैं वो काफी बड़े हैं. Amazon एसोसिएट्स बहुत बड़े हैं, क्लिक बैंक, ये सब बहुत बड़े बिलियन डॉलर कंपनीज हैं. और जो उसके बाद में जो सेकंड ईयर में जो ये 200 to 700 800 मिलियन डॉलर्स में आते हैं, वो बहुत सारे कंपनीज हैं. अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में एडमिटार्ट, ऑप्टिमाइज, शायद ट्रेड टक्कर बीच में आया था. जो इंटरनेशनल नेटवर्क की बात है, iQubes, बिग मिशन है, ये सब हैं. ग्लोबल डेटा में अगर हम देखते हैं, यूएस में $7 बिलियन प्लस की एफिलिएट मार्केटिंग होती है. यूके, यूरोप में अराउंड $4 to 5 बिलियन की एफिलिएट मार्केटिंग है. जापान क्लोज टू 3.6 बिलियन है. अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में सिर्फ $100 मिलियन का एफिलिएट मार्केटिंग होता है. तो ये एक बहुत बड़ा गैप है. जब हम देखते हैं कि इंडिया में 1300 मिलियन प्लस लोग हैं और यूएस में 400-500 मिलियन से भी कम है, और कितना बड़ा गैप है. ये हम सबको देखना है कि जब हमने एफिलिएट मार्केटिंग को इंडिया में लॉन्च किया 2006-7 में, एक प्रॉपर नेटवर्क आए थे. हमने डीजीएम यूके से एक नेटवर्क जो डीजीएम था वो उसको लॉन्च किया था अनुराग गुप्ता के साथ में 2008-9 में. फिर ऑप्टिमाइज जो ओएमजी उस टाइम में होता था, उसकी ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी इंडिया में लॉन्च हुई थी. फिर उसके बाद में काफी सारा एक इकोसिस्टम बना और हम सब ने देखा कि पिछले 15 सालों में ये इंडस्ट्री काफी ग्रो की है. एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे पास में, लेकिन हम लोगों ने बहुत अच्छा किया पूरी इंडस्ट्री में और इस इंडस्ट्री को ग्रो किया है. जब 2006 में हम लोगों ने ये स्टार्ट किया तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि ये क्या चीज है. एक एड नेटवर्क्स हमारे पास होते थे, किसी को डिफरेंस नहीं पता होता था कि एफिलिएट मार्केटिंग और एड नेटवर्क्स में क्या डिफरेंस है.
शायद वो कहीं ना कहीं आज भी उस चीज का गैप हमारे बीच में है। और मैं चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म फोरम के थ्रू कि हम इन चीजों को डिस्कस करें और हम देखें कि ये इतना बड़ा गैप क्यों है। अगर यूएस यूके में इतनी ज्यादा एफिलिएट मार्केटिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग है, तो हम इंडिया में इतना कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं। सो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो सबसे पहले हमारा इंडस्ट्री चैलेंज जो जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग है। आज भी एडवर्टाइजर्स शायद प्रॉपर तरीके से ये नहीं समझते कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उससे कैसे बेनिफिट लेना चाहिए। उसमें सबसे बड़ा कारण आप देखेंगे कि उनकी एक मल्टी चैनल अप्रोच होती है। एडवर्टाइजर एक नेटवर्क से साइन अप करता है, 2 से करता है, 3 से करता है। आज इंडिया में हो सकता है सैकड़ों के हिसाब से जो छोटे और बड़े ट्रैकिंग के साथ में नेटवर्क्स करते हैं, उनके साथ में करते हैं। सो शायद कहीं ना कहीं एडवर्टाइजर्स को ये नॉलेज, ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि उनको वो एफिलिएट प्रोग्राम है क्या और उसको कैसे चलाना है। अगर हम ग्लोबल ट्रेंड्स देखते हैं तो जितने बड़े बड़े एडवर्टाइजर्स हैं उनका एक नेटवर्क होता है और मैक्सिमम वो दूसरे नेटवर्क को भी साइन अप करते हैं फॉर स्ट्रेटेजिक रीजंस की अगर मल्टी कंट्री में कोई नेटवर्क है, वो उनके डिफरेंट पब्लिशर्स होते हैं, तो वो 2 से साइन अप करते हैं। लेकिन जब तक ये जनरल अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइजर्स को इंडिया में नहीं आएगी कि उनको कैसे इंप्लीमेंट करना है प्रॉपर एफिलिएट प्रोग्राम, वो इस चीज को समझ नहीं पाएंगे और अच्छा तरीके से उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी चीजों में हमने देखा है कि जो दूसरे चैलेंजेस होते हैं, एक एडवर्टाइजर एक प्रोग्राम चलाता है, वो बहुत सारे पब्लिशर्स उनको सेल्स देते हैं, डिफरेंट मीडियम से सेल्स देते हैं और फिर एडवर्टाइजर्स उन चैनल्स को उनसे छीन लेते हैं या वो उसको बंद कर देंगे किसी चैनल को। उनको पता है कि पब्लिशर ने डिफरेंट पे से सेल्स देना शुरू किया और वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया में। जो हम कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जो एफिलिएट मार्केटिंग की वो सबसे कम होती है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडवर्टाइजर्स को पब्लिशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए कि वो जिस भी तरीके से सेल्स देते हैं वो उनको कंटिन्यू रखनी चाहिए और उनको उनसे छीनने नहीं चाहिए। दूसरा बहुत बड़ा चैलेंज है जो हमारी टेक्नोलॉजी होती है। जो जितने इंटरनेशनल नेटवर्क्स हैं, बहुत डोमेस्टिक हैं जिनकी अपनी इन हाउस टेक्नोलॉजी होती है। हम इंडिया में देखते हैं बहुत सारी थर्ड पार्टी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं। ये एक बहुत बड़ा सिस्टम गैप है। एडवर्टाइजर्स को समझना चाहिए कि जो एक इन हाउस टेक्नोलॉजी होती है उसमें बहुत सारी डेवलपमेंट्स होती हैं, बहुत सारे नए उसमें चीजें होती है जो उनको ऑफर करनी चाहिए, बहुत सारी एपीआई ड्रिवन चीजें होती है। जब तक एक इन हाउस टेक्नोलॉजी नहीं है किसी पार्टनर की, तो वो जो बड़ा एडवर्टाइजर है वो एक बहुत अच्छे तरीके से एफिलिएट प्रोग्राम नहीं चला सकता। उसके बाद हम देखते हैं बहुत सारे एडवर्टाइजर्स जब पब्लिशर्स ऑन बोर्ड आते हैं तो वो लोग उनको पोच करते हैं डायरेक्टली। ये एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है। जो जितने पब्लिशर्स एक एडवर्टाइजर्स के होते हैं, सबसे पहले हमें ये जानना है कि जो ये एफिलिएट प्रोग्राम है ये एक एडवर्टाइजर का प्रोग्राम है, ये एक नेटवर्क का प्रोग्राम नहीं है, एक पब्लिशर का प्रोग्राम नहीं है। ये अगर एडवर्टाइजर इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है कि ये जो हमारा प्रोग्राम है ये एक उसके लिए बना हुआ है जो कि सॉरी जो एफिलिएट प्रोग्राम है वो एक एडवर्टाइजर का प्रोग्राम है। अगर हम इंडिया में बात करें तो शायद बहुत ही कम एडवर्टाइजर्स के नीचे पेज पर लिखा हुआ है दैट बिकम एन एफिलिएट। सो it is very important for those advertisers to see that they launch their proper affiliate programs. It is their program. They should control the publishers. It is not controlled by, we are the third party network providers. So that's one of the main reasons. इसके बाद में हम देखते हैं कि जो एक बहुत बड़ा इशू हमारे कंट्री में आता है, that is unethical ways of generating sales, cookie stuffing,
lots of things that publishers do. I think this is one reason why Indian affiliate industry is not treated to be that qualitative. So इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर हमें if we want to launch proper affiliate marketing programs in India, we have to ensure that we educate the advertisers in proper way to launch their programs. International level, whether you see Expedia, you see big brands, they have very structured programs being run. So that's important. मैं इस फोरम के थ्रू रिक्वेस्ट करता हूं सभी पार्टीज से जो हमारे एफिलिएट मार्केटिंग नेटवर्क सिस्टम में हैं, सारे नेटवर्क्स, एडवर्टाइजर्स, पब्लिशर्स, कि हम एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बनाएं इंडियन एफिलिएट इंडस्ट्री में. इसको एटलीस्ट $1 बिलियन इंडस्ट्री विद इन नेक्स्ट 2 years इसको बनाएं. इसके लिए वी हैव टू डू अ नंबर ऑफ गुड थिंग्स. And we are all responsible as networks, as advertisers, as publishers. We have to come on a single platform, which is already like India Affiliate Forum, and there are other platforms जिसके थ्रू हम ये डिस्कस कर सकते हैं and हम एक प्रॉपर तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं. जितने all the advertisers, जितने जो affiliate programs रन करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है they should run programs with one network, maximum 2 networks to capitalize the international publisher reach, because publishers are owned by the advertisers. It is they are with the networks also, but अगर वो एक नेटवर्क के साथ में करेंगे तो सारे पब्लिशर्स भी एक जगह साइन अप करेंगे और वो एक कंसोलिडेटेड अप्रोच होती है. एडवर्टाइजर्स के और बहुत सारे इश्यूज होते हैं, वो टाइमली आरओ नहीं देते हैं, एग्रीमेंट्स नहीं साइन करते हैं, कैंपेन्स रन नहीं हो पाते हैं. अगर उनके पास में पूरा कंट्रोल पब्लिशर्स का होगा तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा ये प्रोग्राम रन करने के लिए. एक बहुत बड़ी हम गैप देखते हैं. मोस्ट ऑफ द नेटवर्क्स दे डोंट वेदर दे प्रोवाइड, बट देयर इज अ डैशबोर्ड फॉर एडवर्टाइजर्स. And on that dashboard, you see all the publishers, all the sales, all the clicks, whatever is happening, it is all there. But शायद बहुत कम लोग उस एडवर्टाइजर्स उस डैशबोर्ड को देखते हैं. और ये एक जो पब्लिशर्स को कंट्रोल करने के लिए बहुत जरूरी है कि वो इस प्रोग्राम को प्रॉपर तरीके से चलाएं. एडवर्टाइजर्स को सारे पब्लिशर्स को अप्रूव करना चाहिए. उनको जितनी सारी वेबसाइट्स जो होती हैं वेबसाइट्स को अप्रूव करना चाहिए. उनके प्रोग्राम्स को इंडिविजुअली अप्रूव करना चाहिए कि किस एफिलिएट ने किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया है. अगर एक पब्लिशर की 3-4 डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, फाइनेंस की, ट्रैवल की, और अगर वो क्रॉस अप्लाई करता है तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं. तो अगर वो फाइनेंस की वेबसाइट है तो फाइनेंस के लिए अप्रूव होने चाहिए. कमीशन कंट्रोल पे आउट्स होते हैं. जनरली हम इंडिया में देखते हैं वो एक सीपीए दे देते हैं और फिर आगे नेटवर्क्स, ए नेटवर्क कुछ देता है, बी कुछ देता है. वैलिडेशंस अलग अलग होती हैं, किसी की जल्दी होती हैं. ये सब इस एफिलिएट सिस्टम में गैप्स होते हैं जो कि हमें पूरे करने हैं. एक बहुत बड़ी जो एडवर्टाइजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया में है, जो डिफरेंट पब्लिशर्स होते हैं, वो कंपैरिजन वाले हैं, कैशबैक वाले हैं, कूपन्स वाले हैं, कोई इन्फ्लुएंसर्स हैं. हम देखते हैं कि जो जितने ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, अगर उनको कंपैरिजन करना है तो जो उनकी टेक्नोलॉजीज हैं, उनकी बेटर एपीआईज नहीं है, उनके क्रिएटिव्स नहीं टाइम पर आएंगे. सो ये सब चीजें जब एडवर्टाइजर्स प्रॉपर तरीके से नेटवर्क को प्रोवाइड करेंगे तो वो पब्लिशर्स उनको बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं. उसके बाद में हम देखते हैं एडवर्टाइजर से हम जो पब्लिशर्स हैं वो एक वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट उनका कर रहे हैं. जो परफॉर्मेंस बेस्ड सेल्स पब्लिशर्स ने एडवर्टाइजर्स को दी हुई हैं, उनके लिए दे हैव रिसीव्ड द मनी इन एडवांस. दे आर डूइंग वैलिडेशंस, वो 2-3 महीने वैलिडेशन के लिए लेते हैं. आफ्टर दैट दे टेक 2 to 3 months फॉर पेमेंट. अगर वो जल्दी वैलिडेशन करते हैं, जल्दी पेमेंट देते हैं, जिसके लिए उनको पैसे पहले मिल गया है, तो उनको और ज्यादा सेल्स होंगे. बजट रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, ये बहुत बड़ा एडवर्टाइजर्स के लिए पॉइंट है. एफिलिएट मार्केटिंग बजट इज नॉट योर मार्केटिंग बजट.
वी रिक्वेस्ट दैट इसको बिल्कुल अलग से रखना चाहिए। अगर आपको परफॉर्मेंस बेस्ड सेल मिल रही है, जब आपकी सेल हो रही है तब आप कमीशन दे रहे हैं, सो देयर शुड नॉट बी एनी बजट रिस्ट्रिक्शंस फॉर दिस। सो जितने भी एडवर्टाइजर्स क्लाइंट्स इंडिया में हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं वो इस प्रोग्राम को प्रॉपर तरीके से समझें, प्रॉपर तरीके से अपने एफिलिएट प्रोग्राम्स को लॉन्च करें। पूरे आप होम पेज पर बिकम पब्लिशर एंड एफिलिएट आप लिंक्स डालें, इंटीग्रेशन कीजिए, पब्लिशर्स को अपने पास रजिस्टर कीजिए एंड आप इसको बहुत अच्छे से लॉन्च कीजिए। जो हमारा पब्लिशर्स का इकोसिस्टम इंडिया में है, बहुत सारे पब्लिशर्स हैं। अब इंटरनेशनल लेवल पर आप लोग काम करते हैं, इंडिया से आप इंडिया से बाहर का करते हैं, इंडिया से इंडिया में करते हैं, और सभी पब्लिशर्स से रिक्वेस्ट है आप सब लोगों को बहुत क्वालिटेटिव काम करना चाहिए, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज नहीं करनी चाहिए। एंड इससे एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट एफिलिएट मार्केटिंग के लिए जाता है। शायद ये एक बहुत बड़ा कारण है, जब मैं बड़े बड़े नेटवर्क से बात करता हूँ बाहर में, और मैं उनसे पूछता हूँ कि आप इंडिया में क्यों नहीं आ रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है क्योंकि बहुत जो कुकी स्टफिंग, डोजी काइंड ऑफ एक्टिविटीज, वो सब इसमें लोग इन्वॉल्व होते हैं। सो सबसे रिक्वेस्ट है आप प्रॉपर तरीके से प्रोग्राम्स को चलाइए, प्रॉपर तरीके से आप एफिलिएट मार्केटिंग कीजिए और इस इंडस्ट्री को आगे ले जाइए। शायद बहुत सारे पब्लिशर्स को पता नहीं है, वो जो जब थर्ड पार्टी नेटवर्क से हम जब इंडिया की बात करते हैं, जो बड़े बड़े नेटवर्क्स हैं उनकी टेक्नोलॉजी बहुत रोबस्ट है, अच्छी है, बट जब वो बहुत छोटे लेवल के नेटवर्क से जो कि वाइट लेबल होते हैं, $500-700 महीने की टेक्नोलॉजी से आप लोग काम करते हैं, उसमें बहुत बड़ा मैनिपुलेशन पॉइंट होता है। बहुत सारे पब्लिशर्स को पता नहीं होता है कि जब पीछे से सीपी आता है और अगर 100 सेल्स होती हैं, वो 10, 15, 20 सेल आप नेटवर्क के लिए रख के और बाकी पब्लिशर्स को दिखाएंगे। सो अगर आपका ट्रांसपेरेंट सिस्टम होगा, इन हाउस टेक्नोलॉजी है, तो ये सब चीजें नहीं होती हैं, और पब्लिशर्स के लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट है। इसके बाद में इस इंडस्ट्री के लिए एक जो हम सर्च इंजन, सोशल मीडिया की बात करते हैं, वो एक बहुत बड़ा पॉइंट है। I think there should be proper auditing, transparency and rules. जब किसी भी सर्च इंजन में हम पेड अकाउंट्स खोलते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी बड़ा हम क्लाइंट लेते हैं, उसकी जो पे पर क्लिक है, गूगल पीपीसी है, वो एक एजेंसी कर रही है, कोई कंपनी कर रही है, और हम देखते हैं कि सैकड़ों के हिसाब से बहुत सारे लोग अकाउंट्स खोल देते हैं एडवर्टाइजर्स के, और वो उनकी पीपीसी को हाईजैक करते हैं। So I think it becomes a great moral responsibility of search engines. उनको बहुत ऑडिटिंग के बाद में ये ध्यान रखना चाहिए, अगर किसी एडवर्टाइजर्स की पीपीसी रन कर रही है, वो दूसरा कैसे ओवरटेक कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है उनके लिए। जब हम स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो अगर हम देखते हैं कि बाहर में यूरोप में जैसे आईएबी है, वहाँ बहुत सारी कुकी लॉज हैं, डेटा शेयरिंग लॉज हैं, बहुत सारे रूल्स हैं। इंडिया में आयमा ने बहुत अच्छा काम किया है, हमारी एक फोरम भी है जिसमें सभी लोग एवरी मंथ हम लोग मीटिंग करते हैं, जाते हैं सब, बट उसमें बहुत जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आई थिंक ये कंपलसरी होना चाहिए कि उसमें सारे नेटवर्क, सारे एडवर्टाइजर्स, सारे पब्लिशर्स कंपलसरी रजिस्टर हों, उसके मेंबर्स बने। जो कोई भी लॉज को वायलेट करता है उसको पनिशमेंट होनी चाहिए, उनको डिस्कार्ड करना चाहिए। जनरली क्या होता है, एक एडवर्टाइजर पैसे नहीं देगा, तो वो एक पब्लिशर क्या करेगा, वो स्विच करेगा नेटवर्क को। सो ये सब चीजें तब होंगी जब एक प्रॉपर बॉडी होगी इसको रेगुलेट करने के लिए। बहुत सारे एडवर्टाइजर्स पैसे नहीं देते, वो बैड डेट्स होते हैं। पब्लिशर्स ने बहुत तरीके से सेल्स दी होती हैं, उन्होंने पीपीसी या उन्होंने पेड मीडिया किया होता है, उनका नुकसान होता है। सो इन सब पार्टीज को सेफगार्ड करने के लिए बहुत स्ट्रिक्ट लॉज एंड रूल्स की जरूरत है, जो कि हम सब लोगों को इंडस्ट्री में बनाने की जरूरत है। इसके बाद एफिलिएट इंडस्ट्री में अगर हम गवर्नमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत इश्यूज हैं। आप सब लोग जानते हैं, आप लोग इंटरनेशनल नेटवर्क के साथ में काम करते हैं, आप लोग इंडियन नेटवर्क के साथ में काम करते हैं।
जब कोई एडवर्टाइजर इंटरनेशनल होता है और वो इंडिया में पैसा आता है तो कोई जीएसटी नहीं लगता है, बट जब उसको पेमेंट करनी होती है तो 18% जीएसटी देता है, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है आपको यू हैव टू पे द जीएसटी फर्स्ट एंड देन यू टेक द इनपुट क्रेडिट. In same case, when we have to pay international publishers from India, again then we have to deposit tax. So the point is, अगर जीएसटी लिया नहीं है तो पे करने में बहुत इशू होता है, इसमें वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बहुत इश्यूज आते हैं, वो एडवर्टाइजर्स नेटवर्क पब्लिशर्स को सबको बहुत सारे इश्यूज होते हैं. The result is most of the publishers tend to have their accounts opened up. सिंगापुर में खोलेंगे, बाहर ऑफशोर कंपनीज में खोलेंगे, वो लोग अपना पैसा बाहर का बाहर लाते हैं और फिर इंडिया में लेके आते हैं. सो दिस इज नॉट द राइट प्रोसेस. गवर्नमेंट को इंटरनेट से रिलेटेड, इस एफिलिएट परफॉर्मेंस मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत अच्छे लॉज बनाने चाहिए जीएसटी के, जिसमें जो ये इनपुट और आउटपुट का इश्यूज है वो बिल्कुल सही होता है. इसके साथ ही जब व्हेन वी सी बहुत सारे पब्लिशर्स जो पीपीसी करते हैं, वो लोग इंटरनेशनल अकाउंट्स खोलते हैं, क्रेडिट कार्ड से खोलते हैं. अगर वो इंडिया में एजेंसी अकाउंट खोलते हैं, गूगल उनको 18% जीएसटी चार्ज करता है, बट व्हेन दे आर डूइंग आउटसाइड तो उसको कोई इशू नहीं होता है. सो ये सब चीजों को स्ट्रीमलाइन करके गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए कि इसको कैसे रेगुलेट किया जाए और कैसे इस इंडस्ट्री को अच्छा किया जाए. फाइनली हमारे सभी नेटवर्क्स आते हैं. मैं सभी जो नेटवर्क हेड्स हैं, पारुल वी कमीशन, एडमिटर, नेहा कुलवाल, बहुत बड़े बड़े IQ स्क्वायर, जितने भी इंडिया में नेटवर्क्स हैं, बड़े वाले छोटे वाले, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ देम टू कम फॉरवर्ड, सिट एट वन प्लेस, मेक सम काइंड ऑफ फोरम, एसोसिएशन, एंड लेट अस लॉन्च प्रॉपर एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री इन इंडिया. हमें एडवर्टाइजर्स को एजुकेट करना चाहिए, उनको गाइड करना चाहिए, उनको ज्ञान देना चाहिए. बहुत सारी ट्रांसपेरेंसी शुड बी ब्रॉट इन प्लेस. सभी नेटवर्क्स को एक डैशबोर्ड एडवर्टाइजर्स को प्रोवाइड करना चाहिए जहां पर वे दे कैन सी देयर पब्लिशर्स, देयर सेल्स. आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द नेटवर्क्स, वो एडवर्टाइजर्स को पता नहीं चलता उनके पब्लिशर्स कौन कौन से, उनकी वेबसाइट कौन कौन सी हैं. हाफ ऑफ द पब्लिशर्स डोंट इवन हैव वेबसाइट्स. वो लोग पता नहीं कोई मीडिया बाय करता है, कुछ करता है. So जब तक unless we have complete transparency of the system for both advertisers and publishers, ये हम लोग इस इंडस्ट्री को आगे नहीं ले जा पाएंगे. हम चाहते हैं कि जो एडवर्टाइजर है वो सारे पब्लिशर्स को अप्रूव करे, वो प्रोग्राम्स को अप्रूव करे, वो उनकी वेबसाइट्स को अप्रूव करे. उनको जो वो लोग गलत पब्लिशर्स गलत कामों में, वी शुड नॉट एनकरेज देम, अलाउ देम फॉर डोजी एक्टिविटीज, जो कुकी स्टफिंग करते हैं. हम सब डायरेक्ट टू मार्केटिंग काइंड ऑफ एक्टिविटीज जानते हैं. ये एक इंडस्ट्री में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स लाने के लिए एफिलिएट मार्केटिंग जो इंडिया में है, इसमें ये सब स्टैंडर्ड्स लाने के लिए हम सब लोगों को एक फोरम बनानी पड़ेगी. और मैं चाहता हूं कि हम सब लोग एक नॉर्म्स, एक क्वालिटी एफिलिएट इंडस्ट्री को सेटअप करें इंडिया में. एंड उन सब के लिए हम सब लोगों को जो कि इंडस्ट्री को एजुकेट करना है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना होगा. सेकेंडली, जो हम इंटरनेशनल नेटवर्क्स की बात करते हैं, बड़े बड़े नेटवर्क्स को इंडिया में लाना चाहिए. मैंने कई लोगों से पूछा कि वो लोग इंडिया में क्यों नहीं आ रहे हैं, वो एक अलग से टॉपिक है. बट आई थिंक हम सब लोगों को इकट्ठे होकर वी शुड फोकस, और हमें देखना चाहिए कि हम कैसे इंडिया में ये बड़े नेटवर्क्स को लाएं जो कि एक पूरी इंडस्ट्री को आगे लेके जाएंगे. मैं आयमा का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ इंडिया एफिलिएट फोरम के माध्यम से. मैं जो हम ये इवेंट कर रहे हैं, मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने चांस दिया. थैंक यू वेरी मच. Thank you so much, sir, for such an insightful session. We have one question which you would like to take. It's about affiliate marketing works in an ecosystem of distrust. Advertiser distrust networks and affiliates. In your opinion, how can we overcome this? So, Manmeet, as I said, this is very important in India.
I think this is one of the main reasons why affiliate industry is not growing up in India. And that's about the trust issues and the unethical ways of doing business. And as I said, this all starts with the advertiser. It is first from the advertiser point of view that we have to educate them. Unless the advertiser knows, the online marketing people who are handling affiliate marketing, because they don't differentiate between affiliate marketing and different modes of Right. traffic they are getting. This is very simple. When someone is giving a sale traffic and it is converting into sales, only then they are getting paid. But unless they have very strong, robust technologies to counter this, we have something called brand management tool in Optimize, and what that does is anyone doing PPC anywhere. So in search engines, one can target the ad any country, any city, any today you target even IP a very small 1 kilometer, 2 kilometer area. At the end of the day, the advertiser will never know वो उसकी कौन brand पर bid कर रहा है, वो कैसे sales ला रही है. Their generic sale, their own sales will get allocated to those publishers. So first, it starts from the advertisers. They have to sign up the proper affiliate program, and that only starts with, let's say, one network. They should start proper program, and because then they have the control. Once they have the dashboard from that network, they have the access to all the publishers, all the data, all the traffic they are generating from different modes. Today we have comparison portals, cashback, influencer marketing, blogs, social media, so much thing. So it is so much for the advertiser to try. एक जो पॉइंट में पहले बताना भूल गया था, that is deduplication, because there are advertisers in India, they sign up with 20 networks. I mean, what is the point of signing with 20 networks? At the end of the day, the publishers have the same numbers. So they are only, distracting the publishers. The same publisher is signed up with different networks. So it does not bring any good for them. So unless they start the proper program, all these things will not go away. And these are the loopholes. These are the things which will keep on coming unless it is done. Great. Thank you so much, sir, for answering the question, and thank you so much for such an insightful session. We would like to thank our registration partner, Value Leaf, digital growth partner, Microsoft InMobi, gold partners, Admitard and Velco Media, silver partner, Withdraw.io, mobile performance partner, Collectant, bronze partner, Cashkaro, and platform partner, Ameet. Another thank you goes out to all our attendees who are here with us today, and thank you for asking the question. Thank you so much, everyone, and stay safe.